हेलो फ्रेंड, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बायबैक क्या होता है और बायबैक के पर्पस हम देख रहे थे। तो हमने देखा था बायबैक क्या होता है। तो जब कोई कंपनी अपने शेयर खुद परचेज करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायबैक। तो बायबैक ऑफ शेयर मींस परचेज ऑफ इट्स ऑन शेयर बाय अ कंपनी। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर खुद परचेज करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायबैक। मैंने आपसे बोला था बायबैक दोनों कंपनियां कर सकती हैं, लिस्टेड कंपनी भी कर सकती है और एक अनलिस्टेड कंपनी भी कर सकती है। अगर एक अनलिस्टेड कंपनी बायबैक करेगी तो उसके ऊपर सेक्शन 68, सेक्शन 69, सेक्शन 17 और रूल 17 इज एप्लीकेबल। और अगर वही बेटा एक लिस्टेड कंपनी करे तो आपको पता है बेटा बायबैक के केस में उसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की जो रेगुलेशंस हैं वो भी उसको फॉलो करना पढ़ेंगे। उसके पास 3 रूल्स और रेगुलेशंस हो जाते हैं। हम इसके बाद बेटा पर्पस देख रहे थे। पर्पस के अंदर सबसे पहला पर्पस मैंने आपको बताया था, कोई कंपनी के शेयर की प्राइस कंटिन्यूसली डिक्रीज जा रही है जबकि उसकी कंपनी की नेटवर्थ ज्यादा अच्छी है तो फिर उसके डायरेक्टर्स चाहें तो क्या कर सकते हैं, बायबैक कर सकते हैं। कई बार इस डिक्रीज का रीजन एक और हो सकता है बेटा, जो ट्रेडर होते हैं, ट्रेडर बाइंग और सेलिंग करके के शेयर की प्राइस को नीचे ले आते हैं तो भी कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर की प्राइस को बढ़ाने के लिए बायबैक कर सकती है। इसके बाद बेटा हमने थर्ड ऑब्जेक्ट पढ़ा था, ईपीएस को इंक्रीज करना। कि अगर कोई कंपनी अपने ईपीएस को इंक्रीज करना चाहती है तो भी कंपनी क्या कर सकती है बेटा, बायबैक कर सकती है। ईपीएस का फॉर्मूला चूंकि बेटा नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड होता है और नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे तो ईपीएस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हमने देखा था। फिर हमने फोर्थ ऑब्जेक्ट पढ़ा था बेटा कि प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस को बढ़ाना। प्रोमोटर बिना शेयर इशू किए, बिना शेयर परचेज किए बायबैक के थ्रू अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ा सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट हमने यहां पर क्लियरिटी से समझा था। फिर हमने बेटा एक पॉइंट पढ़ा था टीसीएस को लेकर के। मैंने आपसे बोला था टीसीएस कंपनी ने बायबैक इसलिए किया, क्यों? क्योंकि कंपनी के पास बेटा ह्यूज कैश पड़ी हुई थी, बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था। इस पैसे का क्या करें, मतलब कुछ ऐसा सरप्लस कैश पड़ा हुआ था जिसको ना तो कंपनी इन्वेस्ट करना चाहती थी और ना ही कंपनी अपने पास रखना चाहती थी। तो ज्यादा बेटर था कि उस पैसे को शेयर होल्डर को दे दिया जाए। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो डिविडेंड के रूप में दे दे या फिर बेटा उससे बायबैक करके शेयर होल्डर को पहुंचा दे। तो मैंने आपसे बोला था कि बेटा डिविडेंड देने में डिविडेंड टैक्स लग जाता उसको, इसलिए उसने बायबैक का ऑप्शन अपनाया और बायबैक के थ्रू बेटा वो पैसा शेयर होल्डर को पहुंचा दिया। इसके लिए मैंने आपसे बोला था बेटा मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको इसका। तो चलो एक इस कॉन्सेप्ट को लेकर के हम एक वीडियो देखते हैं। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर और आप देख रहे हैं टीसीएस की बायबैक की पाठशाला। और आज बायबैक की बारीकियां बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे टीचर मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी और मैं हूं पूजा। और हम आज समझेंगे कि टीसीएस का बायबैक जो अनाउंस हुआ है उससे जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उनको और अगर आप नए निवेशक हैं उन्हें किस तरह का फायदा होगा। ये छोटी छोटी बारीकियां आज की क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल तो यही उठता है कि बायबैक क्या होता है। पहला सवाल तो यही है। देखिए सिंपल, बायबैक जैसा कि नाम में है, कंपनी अपने शेयर खुद खरीदती है, ओके उसे बायबैक कहते हैं। यानी कि कंपनी के शेयर इशू हुए हैं, लिस्टेड हैं, ट्रेड होते हैं, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट चाहे कि कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है और वो उनके शेयर फिर से खरीद लेना चाहें। क्यों करना चाहती है कंपनी ऐसा? क्योंकि अगर पैसा है और उस पैसे को आगे उन्हें किसी कारोबार में नहीं लगाना है, एडिशनल पैसा है, तो फिर वो अपने शेयर खरीदते हैं। जैसे वो अपने शेयर खरीदते हैं तो बाजार में से शेयर कम हो जाते हैं, जो कम शेयर हो गए तो बचे हुए शेयर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इसलिए कंपनी अपने एडिशनल पैसे को जो उन्हें कारोबार में के एक्सपेंशन में नहीं लगाना है, 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकती है शेयर होल्डर्स के लिए। या तो बड़ा डिविडेंड दे दे या फिर बायबैक कर ले। अब अचानक से बायबैक क्यों होने लगे ज़्यादा पूजा? उसकी वजह यह है कि बायबैक इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं कि डिविडेंड पर सरकार ने लगा दिया टैक्स, तो अब भारी भरकम टैक्स लगता है। तो इसलिए कंपनी ने रास्ता निकाला कि बजाय ये कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें, डिविडेंड बांटे, बड़ा टैक्स भरे सरकार को, अच्छा बायबैक कर ले। तो इनडायरेक्टली तो फायदा शेयर होल्डर्स को मिल ही रहा है, तो इसलिए बायबैक आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। तो इस पर ही मेरा अगला सवाल था। आपने बात की कि कंपनी के पास कैश बहुत पड़ा है इसलिए वो ये प्रोसेस लेकर आई है और डिविडेंड, इस वजह से डिविडेंड की जगह उन्होंने बायबैक प्रेफर किया।
तो अब क्या मैं ये समझूं कि अब बाईबैक आ गया है तो डिविडेंड आने में टाइम लगेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। Okay. बायबैक और डिविडेंड से अल्टीमेटली ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है। और कंपनियां कभी भी बायबैक करने के लिए डिविडेंड स्किप नहीं करेगी। डिविडेंड तो देंगी ही, जो दे रही वो देंगे ही। हो सकता है बढ़ भी जाए। बायबैक तो आप तभी करते हैं जब आपको डिविडेंड देने के बावजूद भी बहुत पैसा बच जाता है। राइट, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये शायद सभी शेयरधारकों के मन में भी होगा। तो अब बात करते हैं टीसीएस की। जब टीसीएस बायबैक क्यों कर रही है और उससे कंपनी को क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कैश जा रहा है कंपनी? देखिए, टीसीएस के मैनेजमेंट ने साफ तौर पर गाइड किया कि लगभग 12% की सालाना ग्रोथ से कंपनी आगे बढ़ेगी। हर साल मोटा मोटी आप समझ लीजिए 30,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास आएगा। अब ये 30,000 करोड़ का करेगी क्या कंपनी? कुछ नए एक्विजिशन करें, कामकाज में लगाएं, उसके बावजूद पैसा बचेगा तो फिर दो तरीका है। डिविडेंड, जो टीसीएस ने पिछले लगातार 4 सालों से कैश जनरेशन होने के बावजूद डिविडेंड वही का वही रखा है, डिविडेंड का रेशियो नहीं बढ़ाया है। तो फिर दूसरा तरीका क्या है? बायबैक कर लिया जाए। बायबैक करने में होगा क्या? जिन लोगों को बायबैक में भाग लेना है वो अपने शेयर बेच सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि बायबैक जो होता है आमतौर पर जो मार्केट प्राइस है उससे प्रीमियम पर होता है ना। तो इसलिए टीसीएस के पास जो भारी भरकम कैश है उनकी बैलेंस शीट पे 35,000 करोड़ रुपए के आसपास का, उसमें से उन्होंने सोचा है कि एक 16,000 करोड़ का बायबैक कर लिया जाए। तो टीसीएस अपने शेयरधारकों को पैसा वापस रिटर्न करना चाहती है बायबैक के जरिए, इसलिए वो लेकर आ रही है। तो क्या इस बायबैक में हर कोई पार्टिसिपेट? चलिए, आपको समझ में आ गया होगा कि टीसीएस के पास इतना सरप्लस कैश क्यों है। क्योंकि टीसीएस बोलती वो अपनी ग्रोथ 12% से दिखाएगी। 12% ग्रोथ कैसे होगी बेटा? जब वो नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगी। नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उसके पास पैसा बच जाता है, उस पैसे का यूज क्या करे? तो दो ही ऑप्शन है उसके पास, या तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दो या बायबैक कर लो। अब अगर वो डिविडेंड देती है तो डिविडेंड टैक्स लगेगा, और अगर डिविडेंड ना देकर के बायबैक कर ले तो डिविडेंड टैक्स बच जाएगा, शेयर होल्डर को ज्यादा मुनाफा होगा। इसलिए कंपनियां जनरली बायबैक करती हैं और इस अनयूज्ड कैश का यूज कर सकती हैं। वीडियो अच्छा है बेटा, टोटल वीडियो 29 मिनट्स का है, बट मैं आपको इससे ज्यादा नहीं दिखा सकता था। इस वीडियो की लिंक मैं अपने वीडियो के साथ शेयर करूंगा, तो आप प्रॉपर इस पूरे वीडियो को एक बार देखें, आपको बायबैक के और भी कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। चलें, अभी हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। नेक्स्ट पर्पस क्या होता है कंपनी का? तो बेटा नेक्स्ट पर्पस है टू चेंज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी। कोई कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहती है। तो जब भी कोई कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहती है बेटा, तो वो बायबैक करेगी। सर कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से फायदा क्या होगा? बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करने से फायदा होगा, आप एफएम के अंदर एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा या पढ़ोगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वहां पर समझाते हैं कि कैपिटल का मतलब केवल बेटा वो पार्ट नहीं होता जो इक्विटी या शेयर्स के फॉर्म में आया है, नहीं। कैपिटल उसको बोलते हैं जो पैसा कोई भी कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए लगा रहा है, चाहे वो डिवेंचर होल्डर हो चाहे वो बैंकर्स हो। जब पैसा हम बेटा कंपनी को देते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमको कंपनी में अगर हमने पैसा लगाया है तो उससे हमको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। वो रिटर्न ही आपके लिए इनकम है, बट कंपनी के लिए कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि कंपनी आपको पे करेगी। तो कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करके अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। सर ये कैसे होगा, थोड़ा सा समझाएं हमको। चलो इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो हमको बात क्लियरिटी से समझ में आएगी। देखें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, ये किसी कंपनी की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में कंपनी के अंदर कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर हो गए हमारे, मान लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखा है। कंपनी के अंदर डिवेंचर भी हैं, डिवेंचर होल्डर भी हैं,
डिवेंचर होल्डर की रेट है बेटा 15% और इन्होंने 15% से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, मान लेते हैं 5 लाख का। कंपनी के अंदर क्रेडिटर्स भी हैं, दैट इज करंट लायबिलिटी। 1 लाख रुपीज इन्होंने भी पैसा दे रखा है और ये कंपनी की असेट्स हैं। देखा जाए तो टोटल असेट्स कंपनी के पास 11 लाख। अब मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन अराइज करूं कि बताओ बेटा इसमें कैपिटल किसको मानेंगे, तो एफएम के अंदर बेटा आप पढ़ोगे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो सब इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, वो सब कैपिटल का पार्ट है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें बेटा तो यहां पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके कौन कौन से हो गए, तो एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल और एक डिवेंचर होल्डर जो लंबे समय के लिए पैसा लगा रहे हैं, तो दैट इज योर कैपिटल, ये आपकी कैपिटल है। तो डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन तो जनरली बेटा हमको पता होती है जो उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हालांकि इसमें बेटा एफएम के अंदर आप पढ़ोगे टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है, वो भी माइनस होगा, लेकिन अभी मैं यहां पर कंसीडर नहीं कर रहा हूं, केवल एक नॉर्मल तरीके से आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर देखें डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन 15% है, उनको 15% इंटरेस्ट चाहिए। दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर भी चाहेगा बेटा कंपनी में मिले उसको कुछ ना कुछ, तो इक्विटी शेयर होल्डर 2 चीजें चाहता है बेटा, एक कंपनी से डिविडेंड और दूसरा उसके शेयर की प्राइस बढ़े, मतलब शेयर की प्राइस में ग्रोथ हो। तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट कर ली, मान लो कि इक्विटी शेयर होल्डर को लगभग 20% मेरे को पे करना पड़ेगा हर साल। ये मेरी कैलकुलेशन है, मैंने कैलकुलेट कर लिया कि कंपनी हर साल इक्विटी शेयर होल्डर को 20% डिविडेंड देगी। मान लो उन्होंने फिक्स कर रखा है कि 20% डिविडेंड देंगे इंक्लूडिंग ग्रोथ, तो ये 20% क्या हो गया बेटा इक्विटी शेयर्स कैपिटल की कॉस्ट हो गई। एफएम के अंदर इसको आप केई बोलोगे और इसको आप केडी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। ये हमने निकाल लिया। अब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि इसका कैलकुलेशंस कैसे करें, तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो कंपनी को आप बताओ बेटा पे करना पड़ेगा, पे टू किस किस को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं आपसे बोलूं तो आप बोलोगे सर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा, सर डिविडेंड देना पड़ेगा। वेरी गुड, कितना डिविडेंड देना पड़ेगा, 5 लाख रुपए का 20%, मतलब लगभग 1 लाख रुपीस का डिविडेंड आपको आपके इक्विटी शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। फिर सर और किसको, सर डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वेरी गुड, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 5 लाख रुपए पर 15% से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब 75,000। वेरी गुड, टोटल अगर हम बात करें तो ये कंपनी चूंकि पे कर रही है बेटा, तो यही कंपनी के लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी की कितनी आ गई, 175,000, मतलब कंपनी को 175 तो कमाना ही पड़ेगा। अगर उसने 175 से कम कमाया तो कंपनी के शेयर होल्डर डिवेंचर होल्डर की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, वो इससे पैसा निकालने की कोशिश करेंगे और पैसा निकालने के लिए शेयर्स या डिवेंचर सस्ते में बेचेंगे, तो बेटा कंपनी की वेल्थ गिर जाएगी और कोई भी कंपनी ये नहीं चाहेगी उसकी वेल्थ गिरे, इसलिए कम से कम उसको इतना कमाना पड़ेगा। इस कंपनी की क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। अब बोलोगे सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई, अब बताएं इससे क्या, इसी को बेटा अगर मैं परसेंटेज में बात करूं, परसेंटेज में जिसको हम बोलेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज योर केओ, तो कितनी कॉस्ट बन रही है बेटा, 1,75,000 पे करना है मेरे को। टोटल कैपिटल जो इनसे ली थी 5 लाख इससे ली थी, 5 लाख इससे ली थी, टोटल मिला के 10 लाख की कैपिटल पर 1,75,000 पे करना है। तो अगर मैं पूछूं कितने परसेंट पे करना है, तो 17.50% आपकी कॉस्ट है। और इसी समय अगर मैं बोलूं कि कंपनी का IRR, कंपनी जो है इंटरनली कमा रही है अपने इन्वेस्टमेंट पर, या ROI रिटर्न ऑन कैपिटल जो है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी कमा रही है, मान लेते हैं 30% से, तो देखा जाए तो कंपनी 30% कमा के इनको इतना दे भी दे तो भी कंपनी के पास प्रॉफिट बचते हैं।
तो कंपनी अभी प्रॉफिट में है, लेकिन कॉस्ट आ रही है उसकी 17.5। लेकिन अगर कंपनी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर ले, सर कैसे? कंपनी क्या करे, ये जो कंपनी की बैलेंस शीट है, इस बैलेंस शीट में हम हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर लें। आप बोलोगे सर कैसे चेंज करोगे कैपिटल स्ट्रक्चर, जरा बताएं। क्या करें, सबसे पहले सस्ता रिसोर्स ढूंढें कि कौन हमको सस्ते में पैसा दे देगा। हो सकता है बेटा बैंकर आपको सस्ते में पैसा दे दें, हो सकता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपको सस्ते में पैसा देने के लिए खड़े हुए हो। तो अगर मान लो मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर देता हूं 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या चलो 10% पे मिल गया मेरे को प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो मैंने क्या किया, सबसे पहला काम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दी, न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दी 10% वाली। तो 10% वाली एक न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मैंने इशू कर दी 2 लाख रुपए की। ऐसा करने से मेरे पास कैश भी आ गया 2 लाख रुपए का। अब मैंने क्या किया, जो 2 लाख रुपए मेरे पास आए हैं नए प्रेफरेंस शेयर इशू करने से, न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू करने से, इस 2 लाख रुपए का मैंने क्या कर लिया, यूटिलाइजेशन कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ बायबैक। मैंने इससे बायबैक कर लिया ऑफ इक्विटी शेयर्स का। तो 2 लाख रुपए की कैश यहां से कम हो गई और 2 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल भी यहां से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब देखें कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या चेंज हो गया बायबैक करने के बाद। तो अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर बनाऊं बेटा आफ्टर बायबैक, कैपिटल स्ट्रक्चर बनाऊं आफ्टर बायबैक, तो ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर बन रहा है, वो भी कब, आफ्टर बायबैक। तो बताएं आफ्टर बायबैक में क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर इक्विटी कैपिटल जो थी वो 5 की जगह 3 लाख बची। मैंने बोला वेरी गुड। सर कैश कम हो गई, बिल्कुल 2 लाख रुपए चले गए। असेट अभी भी आपकी 11 लाख रुपए है। अब जरा इस कैपिटल स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें, ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है आफ्टर बायबैक, और ये आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है बिफोर बायबैक। दोनों में फर्क है। बताएं बेटा बिफोर बायबैक कैपिटल स्ट्रक्चर क्या था। बिफोर बायबैक कैपिटल स्ट्रक्चर आपका था, इक्विटी कैपिटल थी 5 लाख रुपए की, डिवेंचर्स थे 5 लाख रुपए के, टोटल कैपिटल थी मेरे पास 10 लाख। 10 लाख इज माई कैपिटल। लेकिन यही आफ्टर बायबैक, और यहां मैंने सर केओ निकाल रखा था। मेरा केओ कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही थी 17.5%। मेरे को 17.5% की कॉस्ट आती थी इनको मेंटेन करने की। लेकिन आफ्टर बायबैक क्या हो रहा है, मेरे पास इक्विटी शेयर्स कैपिटल केवल 3 लाख रुपीस बची। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कर लिया, 2 लाख रुपीस का बायबैक कर लिया, और उससे 2 लाख रुपए कहां से लाया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करके लाया। तो 2 लाख की एक नई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गई। डिवेंचर अभी भी मेरे पास हैं 5 लाख रुपीस के, तो अभी भी मेरे पास डिवेंचर पड़े हुए हैं 5 लाख रुपीस के। 15% इक्विटी शेयर्स को मेरे को डिविडेंड देना है 20%। ये मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर आफ्टर बायबैक हो गया। और अब अगर मैं बेटा इसकी कॉस्ट निकालूं तो कॉस्ट मेरे लिए क्या पड़ेगी, देखते हैं जरा। न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट क्या हो जाएगी वो भी हम देख लेते हैं। तो न्यू कैपिटल स्ट्रक्चर की कॉस्ट में 3 लाख रुपीस पर मेरे को डिविडेंड देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, 60,000 का डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 20,000 का डिविडेंड मेरे को देना पड़ेगा 10% से।
और डिवेंचर होल्डर को मेरे को वही 75,000 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये मेरी कॉस्ट अब आ रही है। मेरी कैपिटल का टोटल अभी भी 10 लाख की है, बस मैंने खाली स्ट्रक्चर चेंज किया है, इक्विटी को प्रेफरेंस बना लिया है, देखा जाए तो बायबैक के थ्रू। सर ये तो हो ही नहीं सकता, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। बेटा मैंने कन्वर्ट नहीं की, मैंने इशू करके ये चेंज किया है। तो अब बताएं बेटा, यहां पर मेरा टोटल अमाउंट यहां पर कितना, टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा बेटा आप बताएं। तो आप बोलेंगे सर 1,55,000। वेरी गुड बेटा, अब बताएं 10 लाख रुपए की कैपिटल पर 1,55,000 पे करना पड़ रहा है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं कि केओ कितना, तो आप बोलोगे सर 1,55,000 आप पे करोगे अभी भी 10 लाख की कैपिटल पर। तो आप देखें जरा, 10 लाख की कैपिटल पर जब आप पे करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार आप 15.50%, मतलब पहले था 17.5% और अब वो कॉस्ट मेरी 15.5% हो गई है। देयर आर केओ इज रिड्यूस, केओ मेरा रिड्यूस हो गया है। जबकि कंपनी में अभी भी 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो आप कमा तो वही रहोगे बेटा, कितने परसेंट, 30%। तो अब बताएं बेटा, आपके पास रिसोर्सेस ज्यादा बच जाएंगे, प्रॉफिट अब आपके पास ज्यादा बचेगा। तो इस तरीके से बेटा आप कैलकुलेशंस कर सकते हो और अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब आपके पास जो है वो ज्यादा रिसोर्सेस बचेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर दें, तो कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करके हम क्या करेंगे बेटा, इक्विटी एक महंगा रिसोर्स होती है, उसको कम करके सस्ते रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं, प्रेफरेंस शेयर जैसे रिसोर्सेज को, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ रिड्यूस होने का मतलब ये है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी सेम कैपिटल होते हुए। इसलिए कंपनियां भी बेटा बायबैक करती हैं टेक्निकली। तो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए भी कंपनियां क्या करती हैं, बायबैक करती। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम यहां देखें तो है बेटा, हमको एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड करना है शेयर होल्डर को। लिक्विडिटी मतलब होता है बेटा कि वो अपने शेयर को बेच करके, विड्रॉ करके अपनी मनी को वापस ला सकते हैं। तो एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के बायबैक करेंगी कंपनियां। सर एडिशनल लिक्विडिटी कैसे बेटा, जैसे एक कंपनी के आप इक्विटी शेयर होल्डर हो, आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो तो आपको पैसा कम मिलेगा जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा। या दूसरा ऑप्शन क्या है, आप स्टॉक मार्केट में शेयर बेच सकते हो। मतलब अगर आपको शेयर कैपिटल को कैश में कन्वर्ट करना है, आपको अपना पैसा विड्रॉ करना है, तो आप क्या क्या कर सकते हो, मैंने आपसे पूछा। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, अपने शेयर सर्टिफिकेट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को दे दो। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको क्या दे देगा, मनी दे देगा, तो आपके पास पैसा आ गया। लेकिन सोचो अगर बायबैक भी आ गया उसी समय, तो आपके पास एक ऑप्शन और है, आप अपना शेयर सर्टिफिकेट किसको ट्रांसफर कर सकते हो बायबैक के समय, कंपनी को। और कंपनी आपको क्या प्रोवाइड कर देगी बेटा, मनी प्रोवाइड कर देगी। तो अब बताएं शेयर होल्डर के पास यहां पर ऑप्शन है कि वो चाहे तो अपना शेयर स्टॉक मार्केट में जाके बेच दे, या वो चाहे तो अपना शेयर कंपनी को दे दे। तो दैट इज ऑप्शंस, कंपनी के पास, शेयर होल्डर के पास ऑप्शंस होते हैं। तो यहां पर शेयर होल्डर के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी। अब मैं आपसे पूछूं एक क्वेश्चन कि सर आप शेयर किसको बेचोगे, तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही भद्दा आपने क्वेश्चन पूछा। अरे हम शेयर उसको बेचेंगे जहां पर शेयर की प्राइस ज्यादा मिल रही होगी। अगर कंपनी हमको ज्यादा दे रही होगी तो कंपनी, अगर स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादा मिल रहा होगा तो स्टॉक एक्सचेंज, दोनों जगह सिमिलर चल रहा होगा तो कहीं भी बेच दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि बायबैक हमेशा स्टॉक मार्केट या मार्केट प्राइस से ज्यादा पड़ाता है। तो सभी लोग चाहते हैं कि शेयर कंपनी को बेचे जाएं। क्यों, क्योंकि बेटा कंपनी बायबैक के थ्रू केवल शेयर होल्डर को केवल बेटा शेयर का पैसा ही नहीं लौटा रही, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है एक तरह से। तो बताएं बेटा, बायबैक प्राइस जो होगी वो मार्केट प्राइस से ज्यादा होती है, तो उस समय स्टॉक मार्केट में लोग बेचने ना जाकर के शेयर किसको बेचना पसंद करेंगे, कंपनी को बेचना पसंद करेंगे। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ बायबैक। क्लियर। तो ये थे बेटा हमारी पर्पस ऑफ बायबैक। कोई बोलता है कि भाई बायबैक के पर्पस क्या है,
तो आप उसको गिना सकते हो कि सर शेयर की प्राइस को बढ़ाने के लिए बायबैक कर सकते हैं, दूसरा ईपीएस को इंक्रीज करने के लिए बायबैक कर सकते हैं, और सर और क्या कर सकते हैं बेटा, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने के लिए बायबैक कर सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज करके अपनी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए कर सकते हैं। देखिए हमने एग्जांपल लिया था 17.5% से 15.5% शेयर कैपिटल बची थी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बची थी, जबकि कैपिटल उतनी है बेटा, कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता है, बस इक्विटी कम होकर के प्रेफरेंस शेयर बढ़ जाते हैं। दूसरा बेटा अनयूज्ड फंड पड़ा हुआ है, सरप्लस कैश पड़ा हुआ है, तो उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप बायबैक के लिए। और इसके अलावा ये बेटा एक एक्स्ट्रा रूट प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर को अपना पैसा वापस लेने के लिए। तो ये सब ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा बायबैक करने के। और इसका एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता है बेटा, बायबैक करने से कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी नहीं देना पड़ता, इसलिए कंपनियां क्या करती हैं, बायबैक करती हैं। बायबैक इज बेटर ऑप्शन बजाय की डिविडेंड वाला ऑप्शन अपनाए कंपनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा अब कंपनीज एक्ट की, तो कंपनीज एक्ट के अंदर चलते हैं। अब जरा हम देखते हैं कंपनीज एक्ट के क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो देखें जरा क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले बेटा सेक्शन 68, 69 और सेक्शन 70 की। सबसे पहले सेक्शन 68 की बात करते हैं। तो सेक्शन 68 सबसे पहले तो बेटा कंपनीज के बायबैक का मीनिंग बताता है कि मीनिंग ऑफ बायबैक का मतलब क्या है। बायबैक का मतलब क्या है, यहां पर बोलता है कंपनीज एक्ट कि बायबैक मींस परचेसिंग ऑफ इट्स ओन शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। वर्ड यूज हुआ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, मतलब खुद के शेयर खरीदे या अदर स्पेसिफाइड। बेटा अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब कोई स्पेशल कैटेगरी के इक्विटी शेयर्स खरीद ले, जैसे कि हम पढ़ेंगे बेटा एक टॉपिक ईशोप। ईशोप में हम शेयर अपने एम्प्लॉय को देते हैं, तो कंपनी एम्प्लॉय से शेयर्स का बायबैक कर ले, तो स्पेशल कैटेगरी ऑफ शेयर्स खरीद सकती कंपनी बाय द कंपनी आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व से खरीद सकती है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के थ्रू खरीद सकती है, और प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। इन तीन चीजों से कंपनी, इन तीन आइटम से कंपनी बायबैक कर सकती है। आपका एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, सर ये तीन आइटम हैं क्या? बेटा ये तीन आइटम कहलाते हैं रिसोर्सेस, इनको बोलते हैं बेटा रिसोर्सेस। मतलब कंपनी इन तीन रिसोर्सेस से ही बायबैक कर सकती है, तो दे कॉल रिसोर्सेस ऑफ बायबैक, इनको बोलते हैं बेटा रिसोर्सेस ऑफ बायबैक। हमारे पास तीन रिसोर्सेस ही हैं, फ्रेश इशू, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो आप क्वेश्चन ये राइज हुआ सर ये रिसोर्सेस होते क्या? रिसोर्सेस का मतलब क्या है बेटा, आप खुद सोचो, बायबैक करने के लिए आपको किसकी जरूरत है? तो आप बोलोगे सर पैसे की। तो मैं आपसे बोल रहा हूं वो पैसा जो आप बायबैक में यूज करोगे वो कहां से लाओगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं आपको पार्टी करना है, तो बताओ पार्टी करने के लिए आपके पास पैसा कहां से ला सकते हो? सर पापा से ले आएंगे, तो पापा इज रिसोर्स। मम्मा से ले आएंगे, मम्मा इज रिसोर्स। सर हम तो खजराना पे बैठ के ले आएंगे, तो वो भी एक रिसोर्स हो गया। सर हम कमा के ले आएंगे, वो भी एक रिसोर्स हो गया। तो रिसोर्स मतलब वो पैसा आया कहां से जो आप बायबैक में यूज कर रहे हो। तो यहां पर केवल तीन रिसोर्सेस लेके गए हैं, फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड्स ऑफ इशू। तो आप क्वेश्चन ये राइज होता सर ये तीन रिसोर्स ही क्यों और एक्स्ट्रा रिसोर्स क्यों नहीं? तो चलो इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमारा कंपनीज एक्ट केवल इन तीन रिसोर्सेस के बारे में ही क्यों बोल रहा है और दूसरे रिसोर्सेस के बारे में क्यों नहीं बोला। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा और यहां पर कंपनीज एक्ट के बारे में डील कर दूं कि कंपनीज एक्ट क्या बोलता है। बेटा फ्री रिजर्व का मतलब यहां पर कंपनीज एक्ट बोलता है कि फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मतलब देखा जाए तो रिसोर्सेस दो ही हैं बेटा, फ्री रिजर्व्स और फ्रेश इशू, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम को यहां पर फ्री रिजर्व के जैसे ही मानते हैं। क्यों मानते हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मैंने आपको बताई थी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब यहां पर है बेटा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वाले शेयर या गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पर डिसाइड करेगी। तो अभी देखा जाए तो स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज मतलब ईशोप वाले शेयर्स कंपनी खरीद सकती है। ईशोप क्या होता है अलग से चैप्टर है, वहीं डील करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा यहां भी बेटा एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वर्ड यूज हुआ है कि बायबैक करने के लिए आप फ्रेश इशू लाओगे, लेकिन फ्रेश इशू जो है ये बोलते हैं सेम कैटेगरी या सेम काइंड ऑफ शेयर्स का नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हो तो ज्यादा बेटर रहेगा
कि अब प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। क्यों? ताकि बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो ना। अगर अब इक्विटी के बदले में इक्विटी इशू करोगे तो केओ जो है बेटा उतना ही रहने वाला है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हम अभी पढ़ के आए केओ तभी रिड्यूस होगा जब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो पर्पस तो तभी फुलफिल होगा ना बेटा। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू होना चाहिए। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया कि अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज क्यों वर्ड यूज हुआ। सेम कैटेगरी आप और सेम काइंड ऑफ शेयर्स नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेटा केओ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगी, तो फिर बायबैक का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए बेटा यहां पर अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और अदर काइंड ऑफ शेयर्स के बारे में बोला गया है, सेम काइंड ऑफ शेयर्स नहीं होना चाहिए। बात उठ रही थी सर यही वाले रिसोर्सेस क्यों और क्यों नहीं, इसके अलावा कोई दूसरे रिसोर्सेस क्यों यूज नहीं कर सकते? तो चलो उसका पहले बेटा एक छोटा सा लॉजिक देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आप किसी थिएटर के अंदर मूवी देखने गए और मूवी का जो टिकट है वो ऑनलाइन नहीं मिलता है, आपको लाइन में लग के लेना है। और सोचो अगर आप लाइन में लगे हो, टिकट ले रहे हो और आप जो है बेटा पीछे खड़े हुए हो, आपके आगे कुछ लोग और हैं, मान लो आप यहां खड़े हुए हो, आपके आगे कुछ लोग और हैं जो टिकट ले रहे हैं मूवी के। सोचो क्या हो अगर आप यहां से निकल के सीधा यहां पहुंच जाओ डायरेक्टली, मतलब आप लाइन में लगो ही ना, डायरेक्टली आप आगे पहुंच जाओ, तो बताओ बेटा कोई क्या करेगा? जो सामने आपके सामने खड़े हुए थे वो लोग क्या बोलेंगे आपको? गुस्सा होंगे कि नहीं? तो आप बोलो सर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो, अच्छे लोग होंगे तो नहीं होंगे, बोले ठीक है तू जल्दी में जा ले भैया। लेकिन कब जरूर गुस्सा हो जाएंगे अगर आपने ऐसा किया कि शेयर्स आपने ले लिए और जैसे आपने शेयर्स खरीदे आपने आगे ले जा करके और आगे जाते ही हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया, मतलब आपने टिकट खरीदा और हाउसफुल का बोर्ड लग गया। अब जो पीछे खड़े हुए हैं अब बगर पक्का वो आपको पकड़ के मारेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उनके इंटाइटलमेंट को यूज कर लिया, जो उनका राइट था वो आपने यूज कर लिया, तो जरूर पकड़ के मारेंगे वो। लेकिन मान लो हाउसफुल नहीं होता, सबको बराबर टिकट मिल जाते, या टिकट सेलर ये बोल देता कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, हाउसफुल हो भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबको एक्स्ट्रा चेयर लगवा के जितने भी लोग हैं सबको मूवी दिखाऊंगा, तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम बेटा कंपनी के अंदर भी सोचो, एक कंपनी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, कई लोगों ने पैसा लगा रखा है। कंपनी जब पेमेंट करती तो बेटा पेमेंट के सीक्वेंस होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी पेमेंट कब कर दो। ये सीक्वेंस हम पढ़ेंगे बेटा लिक्विडेशंस के अंदर। सबसे पहले कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है बेटा लीगल ट्रांजैक्शंस का, उसके बाद फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर का, देयर आफ्टर डिवेंचर होल्डर का, फिर क्रेडिटर का, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का और सबसे लास्ट में इक्विटी को पेमेंट होता है। लेकिन सोचो कंपनी बायबैक में इन सबको छोड़ के सबसे पहले लाइन से हट के सबसे पहले किसका पेमेंट कर रही है? इक्विटी शेयर होल्डर का। और अगर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट सबसे पहले दे रही है तो ये बाकी लोग नाराज होंगे कि नहीं? और जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया और सोचो उसी समय कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या इनके राइट अफेक्टेड होंगे कि नहीं? इसलिए बेटा कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 68 के अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि कंपनी बायबैक तभी कर सकती है जब वो सॉल्वेंट हो और सॉल्वेंसी की एक रिपोर्ट रिप्रेजेंट करे कि वो अगले 12 महीने तक इंसॉल्वेंट नहीं होगी। सबसे पहले पॉइंट तो बेटा बायबैक के अंदर ये डाला जाता है। सर इससे हमारे कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आया कि इससे आप समझाना क्या चाहते हो? बेटा मैं इससे ये समझाना चाहता हूं कि ये जो रिसोर्सेस कंपनी ने बताए हैं ये कुछ इस तरह के हैं कि इन रिसोर्सेस को आप यूज कर लोगे तो भी आउटसाइडर की लाइबिलिटी जो है वो अफेक्टेड नहीं होगी, वो खुशी खुशी आपको बायबैक करने देंगे क्योंकि उनकी लाइबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये रिसोर्सेस बेटा कुछ ये है, जैसे हम अगर एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, मतलब ये बोलना चाहते हैं आउटसाइडर, ये सभी लोग मिलके क्या बोलना चाहते हैं, मतलब अगर आप पेमेंट बेटा सबसे लास्ट में इक्विटी से होल्डर को पेमेंट पहले दे रहे हो बायबैक में, तो ये सब लोग मिलके बोलना चाहते हैं कि देखो भैया तुमको बायबैक करना है कर लो, हमारी लाइबिलिटी जो है वो अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रख करके
कंपनीज एक्ट ने ये 3 रिसोर्सेस बनाए हैं। इन 3 रिसोर्सेस के थ्रू अगर तुम बायबैक करोगे तो आउटसाइडर की लायबिलिटी अफेक्टेड नहीं होगी। हम सबसे पहले रिसोर्स की बात करते हैं। फर्स्ट रिसोर्स है बेटा आपका द प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। सर ये क्या है, समझाओ जरा, इससे लायबिलिटी कैसे अफेक्टेड नहीं होगी? बेटा समझो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे बोलूं ये हमारी एक बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए की। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अभी मान लेते नहीं है। डिवेंचर होल्डर है, मान लेते हैं बेटा 3 लाख रुपए के। और मैं आपसे बोल रहा हूं क्रेडिटर हैं, मान लेते हैं बेटा 2 लाख रुपए के। टोटल मिला के कंपनी की बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में 10 लाख है। कंपनी ने इन 3 लोगों से पैसा ले रखा है। अगर इन 3 लोगों से पैसा लेके कंपनी ने ये पैसा लगा कहां रखा है, रिसोर्सेस क्या है इसके, तो बेटा रिसोर्सेस तो ये हो गया कि हमने यहां से पैसा लिया, लेकिन खर्च कहां कर रखा है, पैसा लगा कहां रखा है, इन्वेस्ट कहां क्या कर रखा है, तो बेटा इससे कंपनी ने फिक्स असेट्स खरीद रखी हैं 6 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट खरीद रखे हैं बेटा 2 लाख रुपए के, और 2 लाख रुपए कंपनी के पास कैश एंड बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है। टोटल मिला के 10 लाख रुपीस कंपनी के पास है। अब बताओ ये जो असेट्स हैं, आपको बस इतना सोचना है, ये जो असेट्स हैं यहां पर, इन सब पर, इन सारी असेट्स पर, जो यहां असेट्स आपको दिख रही, ये सारी असेट्स दिख रही, इन असेट्स पर सबसे पहला अधिकार राइट किसका है? सबसे पहला अधिकार या राइट किसका है? तो आप बोलोगे सर यहां राइट की बात करें तो सबसे पहले तो आउटसाइडर को पेमेंट होगा, इनको, उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट हो सकता है। बिल्कुल सही। तो क्या हो अगर मैंने इस असेट को हाथ भी नहीं लगाऊं, हाथ लगाए बिना ही बायबैक कर लूं? सर ऐसे कैसे हो सकता है, हाथ लगाए बिना ही बायबैक कर लो? बिल्कुल हो सकता है। तो फिर ये आउटसाइडर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब मैं इन आउटसाइडर से बोल रहा हूं, देखो भैया आउटसाइडर, आपकी जो असेट है वो आपके पास ही है, मैं इन असेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा और बायबैक कर लूं तो आपको कोई दिक्कत? ये बोलेंगे मेरे को कोई दिक्कत नहीं सर, मेरा क्या जा रहा, आप मेरी असेट को हाथ मत लगाना। मतलब ये जो 10 लाख की असेट दिख रही है, सबसे पहले अगर इनको हाथ लगाओ तो सबसे पहले मेरे को पेमेंट करना, फिर आप इक्विटी शेयर होल्डर को देना, हम कुछ नहीं जानते। मैंने बोला ठीक है, चिंता मत करो, मैं आपकी असेट को हाथ ही नहीं लगाऊंगा और बायबैक कर लेता हूं। कैसे करोगे सर? मैं क्या करूंगा बेटा, मार्केट के अंदर एक फ्रेश इशू ले आऊंगा, फ्रेश इशू, नया इशू ले आऊंगा। पहला काम मैं क्या करूं, मार्केट के अंदर एक नए इशू को ले आऊं, प्रोसीड्स ऑफ इशू, मैं एक नया इशू ले आऊंगा, एक नई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू कर दूंगा जो सेम कैटेगरी की नहीं है। मेरे को इक्विटी खरीदना है तो मैं एक काम करता हूं, प्रेफरेंस शेयर को इशू कर देता हूं। मैंने 2 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। जब मैं 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू करूंगा तो यहां कैपिटल आ जाएगी और यहां आपको पता है 2 लाख रुपए से कैश बढ़ जाएगी। तो मैंने ये इशू ले आया। ऐसा करने से क्या हो गया, नई बैलेंस शीट के अंदर अगर हम देखें तो नई बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी कैपिटल 5 लाख है, 2 लाख के प्रेफरेंस शेयर आ चुके हैं, डिवेंचर होल्डर हमारे जितने थे उतने के उतने हैं बेटा, 3 लाख के 3 लाख हैं, और यहां पर क्रेडिटर हमारे 2 लाख के 2 लाख हैं। और अब देखा जाए तो मेरे पास लायबिलिटी साइड में 12 लाख आ गया है, और यहां पर बेटा देखा जाए तो मेरे 6 लाख रुपए एज इट इज पड़े हुए हैं। ये इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री अभी भी 2 लाख की है, लेकिन यहां कैश मेरे पास 4 लाख की हो गई। क्यों? क्योंकि मैं प्रेफरेंस शेयर इशू करके लाया हूं, तो ये मेरा 12 लाख आ गया। हमने बोला था हम इनके 10 लाख की कैपिटल को टच नहीं करेंगे, तो 10 लाख रुपए की असेट को टच नहीं करेंगे, लेकिन अब मेरे पास असेट 12 लाख है। अब मैं क्या करूंगा, इस 12 लाख में से 2 लाख रुपए जो मैं नए लेके आया है, 2 लाख रुपए से असेट कम कर दूंगा और 2 लाख रुपए मैं इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दूंगा। जैसे ही मैं इक्विटी शेयर होल्डर को 2 लाख रुपए पे करूंगा,
तो बताएं बेटा इक्विटी कैपिटल का बायबैक हो गया, और अब बताएं बेटा इक्विटी कैपिटल कितनी बच गई। अगर मैं बात करूं तो इक्विटी कैपिटल आप बोलोगे सर 3 लाख बची, और यहां पर कैश इन बैंक कितना बचा, सर यहां भी 2 लाख रुपए बचा। तो अब बताएं बेटा आपकी असेट अभी भी बायबैक के बाद भी कितनी है, 10 लाख जो पहले थी। तो मैंने क्या किया बेटा, बायबैक भी कर लिया और डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर की असेट को यूज भी नहीं किया। तो कंपनीज एक्ट बोलता है अगर ऐसा बायबैक करते हो तो ऐसा करने से आउटसाइडर की लायबिलिटी अफेक्टेड नहीं होगी। कंपनी अभी भी सॉल्वेंट है, पहले भी 10 लाख रुपए की असेट थी, आज भी 10 लाख रुपए की असेट्स हैं बायबैक के बाद भी। तो कंपनी की असेट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा करके अगर कंपनी बायबैक करती है तो आउटसाइडर की लायबिलिटी अफेक्टेड नहीं होगी। सर ऐसा करने से कंपनी को फायदा क्या, आपको समझ में आ गया होगा, हम पर्पस पहले ही पढ़ के आ गए हैं। ऐसा करने से कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज केओ आर रिड्यूस, और फ्यूचर में कंपनी को क्या होंगे, प्रॉफिट्स होंगे। तो इस तरीके से बेटा कंपनी बायबैक कर सकती है, और ये आपको भूलना नहीं है, डोंट फॉरगेट। मैंने आपको बोला है कौन सी बात नहीं भूलना है, कि कंपनी सेम काइंड और सेम सिक्योरिटीज इशू नहीं करेगी। कंपनी एक डिफरेंट काइंड और डिफरेंट कैटेगरी वाले शेयर ही इशू करेगी, सेम काइंड वाले शेयर इशू कंपनी नहीं करेगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी अगर हम एक जनरल एंट्री बनाएं तो जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, तो जनरल एंट्री होगी बेटा फ्रेश इशू की। आप फ्रेश इशू जब लाओगे तो आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा है, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। लेकिन मैं यहाँ शेयर एप्लीकेशन वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट एंट्री डालूंगा। एंट्री क्या होगी, पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, बदले में आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर दिए टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू जाएगी, प्रीमियम अमाउंट होगा तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फ्रेश इशू की अकाउंटिंग एंट्री डालेंगे, काम खत्म हो जाएगा। सर ये जो बैंक से पैसा आया इसका क्या करोगे, बेटा ये पैसा मैं इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दूंगा, बायबैक हो जाएगा, काम खत्म हो गया। ये था बेटा हमारा आउट ऑफ फ्रेश इशू बायबैक। ऐसा करने से आउटसाइडर की लायबिलिटी अफेक्टेड नहीं हुई। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सर और कौन सा पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है बेटा आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। आप फ्री रिजर्व्स के थ्रू भी बायबैक कर सकते हो। सर फ्री रिजर्व्स मतलब क्या, बेटा फ्री रिजर्व मतलब एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के थ्रू भी बायबैक कर सकते हो। सर ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट होता है क्या, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट मतलब जो अर्न प्रॉफिट है, जिन पैसे से कंपनी डिविडेंड बांट सकती थी। मेरे को बताओ कंपनी को अगर डिविडेंड बांटना है तो क्या आउटसाइडर की परमिशन लेना पड़ती, तो आंसर इज नो। डिविडेंड बांटना मैनेजमेंट का राइट है, अगर कंपनी के पास फ्री रिजर्व है तो कंपनी डिविडेंड बांट सकती है विदाउट एनी परमिशन ऑफ आउटसाइडर, आउटसाइडर से उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इस डिविडेंड वाले पैसे से बायबैक करूं तो भी तो आउटसाइडर की लायबिलिटी अफेक्टेड नहीं होगी। सर क्यों नहीं होगी, बेटा डिविडेंड वाला पैसा तो वैसे ही कंपनी से बाहर जा रहा था, इस पर शेयर होल्डर का ही राइट्स था, और शेयर होल्डर को मैं डिविडेंड ना दे करके उस पैसे का यूज बायबैक में कर रहा हूं, तो आउटसाइडर की लायबिलिटी अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे समझो कि मेरे पास पैसा है 5 लाख रुपए, और अगर मैं उसमें आग लगा रहा हूं तो तुमको थोड़ी ना दुख होगा, मेरा पैसा है मैं आग लगाऊं और लोगों को बांट दूं, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सेम कंपनी उस पैसे से डिविडेंड बांटे शेयर होल्डर के पैसे से, या किसी दूसरे नाम से शेयर होल्डर को देना तो शेयर होल्डर को ही था, और अगर शेयर होल्डर को दे रही है तो आउटसाइडर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए कंपनीज एक्ट के अंदर बेटा फ्री रिजर्व का नाम भी लिखा गया है कि इस फ्री रिजर्व से भी कंपनी क्या कर सकती है, बायबैक कर सकती है, और इससे भी आउटसाइडर की लायबिलिटी अफेक्टेड नहीं होगी। मतलब कंपनी क्या करे, कंपनी की बैलेंस शीट में जो फ्री रिजर्व पड़े हैं उन फ्री रिजर्व्स का यूज कंपनी क्या कर ले, डिविडेंड ना दे करके, डिविडेंड पे आउट ना करके, इस रिजर्व का यूज क्या कर ले बेटा, बायबैक में कर ले। और अब मैं आपको लॉजिक भी बता चुका हूं, ऐसा कंपनी करती क्यों है, ताकि वो क्या कर सके, डिविडेंड टैक्स से बच सके। तो इस तरीके से कंपनी क्या कर सकती बेटा, बायबैक करेगी। सो फ्री रिजर्व से बायबैक कैसे होगा थोड़ा समझाएं बेटा। ये पैसा मैं पहले ही बोल चुका हूं, फ्री रिजर्व कंपनी डिविडेंड के रूप में बांट सकती है,
मतलब जैसे मैं यहां पर बोलूं कि मान लो ये कंपनी की बैलेंस शीट है, इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा यहां पर 5 लाख के, फ्री रिजर्व पड़े हुए हैं मान लो कंपनी के पास 4 लाख रुपए के, और यहां पर डिवेंचर्स पड़े हुए हैं मान लो कंपनी के पास 2 लाख रुपए के, और क्रेडिटर भी पड़े हुए हैं मान लेते हैं 3 लाख रुपए के। टोटल असेट्स लाइबिलिटी देखी जाए तो कंपनी के पास 14 लाख हो गई, और यहां पर असेट पड़ी हुई है मान लेते हैं फिक्स असेट पड़ी हुई है बेटा 8 लाख रुपीस की, यहां पर इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री मान लेते हैं 4 लाख रुपीस की है, और यहां पर कैश इन बैंक पड़ा है 2 लाख रुपए का। अब मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये टोटल मिला के 14 लाख है। अब मेरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये 14 लाख की जो असेट्स हैं, इस 14 लाख की असेट्स में, इस 14 लाख की असेट्स में आउटसाइडर कब अधिकार ठोक सकते हैं? तो बेटा ये जो 4 लाख रुपए पड़े हैं ना, ये कंपनी कभी भी डिविडेंड के रूप में बांट सकती है, क्योंकि इट इज अ फ्री रिजर्व, ये कंपनी का फ्री रिजर्व है, जब चाहे तब फ्री रिजर्व के रूप में बांट दे। मतलब देखा जाए तो रिस्ट्रिक्टेड असेट्स यहां पर जो हैं वो 10 लाख की हैं। कंपनी 10 लाख के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, या आउटसाइडर 10 लाख की असेट खर्च करने से मना कर सकते हैं, लेकिन इस 4 लाख की असेट को खर्च करने से मना नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी इससे जब चाहे तब डिविडेंड बांट सकती है। तो जो पैसा डिविडेंड वाला था, अगर वही मैं शेयर होल्डर को दे रहा हूं और बायबैक के नाम से दे रहा हूं, तो भी इन आउटसाइडर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आउटसाइडर बोल सकते हैं हाँ भैया ये पैसा मेरा नहीं है, आप दे दो, जिस नाम से देना शेयर होल्डर को दे दो, लेकिन हाँ मेरी 10 लाख की असेट को हाथ मत लगाना। 14 लाख में से 10 लाख पहली है, पहले 10 लाख को अगर आप हाथ लगाओगे तो पहले मेरे को देना, बाद में इक्विटी को देना। तो ये कॉन्सेप्ट भी यहां पर फिट बैठता है कि कंपनी अगर फ्री रिजर्व से बायबैक करती है तो आउटसाइडर की लाइबिलिटी इज नॉट अफेक्टेड। ऐसा करने से भी आउटसाइडर की लाइबिलिटी अफेक्टेड नहीं होगी। लेकिन अब यहां पर एक पॉइंट जो दिया हुआ है कि मतलब कंपनी 4 लाख से बायबैक कर सकती, बिल्कुल बेटा। कंपनी मान लो 1 लाख रुपए का बायबैक कर रही है, क्यों? क्योंकि उसको 1 लाख रुपए का डिविडेंड बांटना था, तो 1 लाख रुपए का बायबैक करती है तो कोई दिक्कत नहीं। 4 लाख का बायबैक कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके पास फ्री रिजर्व पड़े हुए हैं। तो कंपनी इस फ्री रिजर्व से, जिससे डिविडेंड कभी भी बढ़ सकता है बेटा, उस अमाउंट से बायबैक कर सकती है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कंपनी अगर फ्री रिजर्व से बायबैक करती है तो हमारा सेक्शन 69 यहां पर कुछ बोलता है। वो बोलता है कि अगर आपने फ्री रिजर्व से बायबैक किया तो आपको CRR बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। अब बेटा इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि CRR क्यों बनाते हैं, क्यों बनाना पड़ रहा है, और ऐसा कंपनीज एक्ट ने क्यों बोला है। ठीक है, ओके बेटा, आज के लिए इतना रहने देते हैं। बाय बाय।